बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। इन डिटेल्स हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट से मुराद क्या है। बेटा, बोरो से मुराद होता है उधार लेना, और कॉस्ट से मुराद है जो हमने उधार लिया उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। वो उधार लेने की कॉस्ट भी हो सकती है, लोन लेने की कॉस्ट भी हमारे पास हो सकती है, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पे कर रहे होते हैं वो वाली कॉस्ट भी इसमें शामिल है। अक्सर ऐसा होता रहता है कि बोरोइंग कॉस्ट के लिए जब हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। अब वो उसके लिए मैंडेटरी है, प्रोसेसिंग चार्जेस। जब तक वो हम लोग पे नहीं करेंगे हमारा लोन हमें नहीं मिल सकता। इसी तरह जब हम लोग लोन ले लेते हैं तो लोन लेने के बाद जब अमाउंट रिटर्न करनी होती है तो सिर्फ वो लोन की अमाउंट नहीं वापस करते, हम उसके ऊपर उसके इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। तो वो इंटरेस्ट भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। एक तो हम लोगों ने ये चीजें देखनी है कि बोरिंग कॉस्ट है कौन कौन सी। साथ में हमने ये देखना है कि इस बोरिंग कॉस्ट में इससे पहले, इस स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले, आप हमेशा इंटरेस्ट जो भी आप लोग इनकर करते थे आप हमेशा एक्सपेंस आउट करते थे। लेकिन आज के बाद से आप ऐसा नहीं करोगे। अब इस इंटरेस्ट की कुछ अमाउंट कैपिटलाइज होगी और कुछ अमाउंट एक्सपेंस आउट जाकर होनी है। तो यहां पर हमारा जो फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि अमाउंट कैपिटलाइज्ड हम लोगों ने कितनी करनी है, बोरोइंग कॉस्ट में कितनी अमाउंट हम लोगों ने कैपिटलाइज करनी है। ये सारा चैप्टर हमें इन चीजों के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अब जैसे बोरोइंग कॉस्ट के बारे में हमें कहा गया, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट and other costs that an entity incurs in connection with the borrowings of funds। borrowing cost का ताल्लुक बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसिड से है, एक्विजिशन ऑफ एसिड से नहीं है। भाई अगर हम लोग एसिड को एक्वायर करते हैं तो वहां पर बोरिंग कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, और इससे पहले हम लोग हमेशा एक्वायर करते थे तो हम लोगों ने कभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अब क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक अपने नॉन करंट एसिड्स की, और उसके ऊपर अगर हमने कोई बोरिंग स्कीम है, देखिए अपना पैसा है तो हम खुद को इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड्स हमें रिक्वायर्ड थे वो मैंने बारो किए, बैंक से लोन के तौर पर लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन कितनी एक्सटेंट तक होगा, किन बेसिस के मुताबिक होगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। अब आते हैं यहाँ, कहते हैं एग्जांपल्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस calculated using effective interest method, loan processing fee, commissions, documentation charges, legal charges relating to borrowings of funds, exchange differences on foreign currency borrowings are also borrowing cost। आप लोग देखें ना, सेम टाइम पर अगर आप लोग चले जाते हैं रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाने या डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करवाने, एक्सचेंज डिफरेंसेस, तो उनकी सेल प्राइस और परचेज प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद होता है। अगर सपोज आप लोग जाते हैं डॉलर उनसे खरीदने के लिए तो आपसे कहते हैं 300 रुपए का है, लेकिन अगर आप उनको सेल करने के लिए जाएं वो कहते हैं 290 रुपए का है। ये एक्सचेंज डिफरेंसेस आ जाने हैं करेंसी को एक्सचेंज करने के ऊपर। सेम टाइम पर अगर आप लोग करेंसी रेट्स अभी भी ओपन करके देखें नेट पर तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों रेट्स में फर्क नजर आएगा। जो सेल रेट होगा वो उनका ज्यादा होगा और जो बाय रेट होगा वो उनका कम होगा। तो ये एक्सचेंज डिफरेंसेस अगर किसी किस्म के आ जाएं तो वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। उसके अलावा जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो भी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। उस लोन को लेने के लिए अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, कोई लीगल चार्जेस हैं, कोई कमीशन पे कर रहा हूं, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, बैंक ने आपसे किसी ना किसी तरह से पैसा निकलवाना होता है। कोई प्रोसेसिंग चार्जेस कह देते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कह देते हैं, कोई लीगल चार्जेस कह के
एक लोन के अमाउंट के ऊपर 10-12 हजार रुपये आपसे ले लेते हैं। लोन ज्यादा बड़ा हो तो परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं कि 0.1% प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़े, उनके बगैर आप कभी भी लोन फंड्स रेज नहीं करवा सकते। तो ये मैंडेटरी होते हैं, आपकी बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। नेक्स्ट देखें, IAS 23 does not deal with actual or imputed cost of equity, including preference shares capital not classified as liability. Therefore, dividend paid to equity holders of an entity is not a इन सिंपल वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के ऊपर अपना पैसा यूज करते हो तो आप अपने आप को इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो इक्विटी का जितना भी पोर्शन होता है वो सारे की सारा कंपनी का अपना पैसा होता है। अगर वो अपनी इक्विटी में से पैसे निकाल कर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं तो बोरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि इक्विटी के ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे होते, हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं और डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आपने ये देखना कि इसके अंदर इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी शामिल होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम लोग जाके देखेंगे प्रेफरेंस शेयर शामिल होते रहते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होते रहते हैं हमारे पास, इसकी दो टाइप्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं और कुछ होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इन डिटेल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। लेकिन इसके अंदर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो हमारी लायबिलिटी है और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो हमारी इक्विटी का पार्ट है। तो यहां पर उसकी बात को गौर से देखें तो उसने लिखा इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट क्लासिफाइड एज, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो आपने इक्विटी का पार्ट बनाए हुए हैं, कौन से वाले, जो इरिडीमेबल है, वो इक्विटी का पार्ट है, उनके ऊपर बोरिंग कॉस्ट नहीं आनी। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो हमारी लायबिलिटी बने हुए हैं जो रिडीमेबल हैं, उनके ऊपर बोरिंग कॉस्ट आएगी। ये बात क्लियर हो गई। और कहता है कि अगर आपके पास अपने कोई शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह में से आप कोई पैसा यूज करते हैं तो भी बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन ना करना उसके ऊपर, राइट। नेक्स्ट देखें, बोरिंग कॉस्ट कौन से एसेट्स के ऊपर हम लोगों ने कैपिटलाइज करनी है, तो हमें इन शॉर्ट कहा गया क्वालिफाइंग एसेट। ऐसा एसेट जो बोरिंग कॉस्ट के लिए क्वालिफाई करता हो, आपने उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज एक्सपेंस आउट कर देना है। तो क्वालिफाइंग एसेट हमारे पास क्या होता है, एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ये क्वालिफाइंग एसेट है। अब देखिए भाई, एक प्लांट एंड मशीनरी मैं जाके एक्वायर कर लूं, कितना टाइम लगेगा उसको परचेज करने में? चलो एक दिन कर लो, 2 दिन 3 दिन कर लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 1 हफ्ता कर लो, क्या ये सब्सटेंशियल टाइम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से अगर मैंने एक घर परचेज करना है, घर को परचेज करने में कितना टाइम लग जाएगा? ये सब्सटेंशियल टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगना है घर को एक्वायर करने में। लेकिन अगर वो घर, वो बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करवानी है तो कितना टाइम लगेगा? 3 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। ये क्वालिफाइंग एसिड है, ऐसा एसिड जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड हो, उसको अपने यूजेज के काबिल बनाने में या उसको सेल करने में, वो आपका क्वालिफाइंग एसिड है। अब यहां पर क्वालिफाइंग एसिड से मुराद सिर्फ नॉन करंट एसिड्स नहीं है, इन्वेंट्री भी आपको क्वालिफाइंग एसिड हो सकती है, लेकिन वो इन्वेंट्री जिसको बनाने में टाइम रिक्वायर्ड हो। जैसा कि गाड़ियों की जो बुकिंग करवाते हैं व्हीकल्स, कार की, तो वो जो बना के दे रहे हैं उनके लिए तो इन्वेंट्री है ना। हमारे लिए एसिड बनेगा जो बना के दे रहे हैं उनके लिए इन्वेंट्री है। आपको पता है आज अगर आप शोरूम पे चले जाएं और उसकी इनवाइस प्राइस के ऊपर आप कभी भी गाड़ी नहीं परचेज कर सकते, आपको कहेंगे कि 6 महीने का टाइम दें, अभी आप बुकिंग करवाएं, 6 माह के बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी।
या 3 माह के बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी, टाइम बताएंगे, बुकिंग करते हैं। आपको अर्जेंट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहां पर देखो, उनके लिए गाड़ी एक इन्वेंट्री है, क्या फौरन से बन जाएगी, या टाइम रिक्वायर्ड है, क्वालिफाइंग एसिड है। लेकिन एक इन्वेंट्री ऐसी है जिसको बनाने में 1-2 घंटे लगते हैं, क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। उस इन्वेंट्री के ऊपर बोरिंग कॉस्ट को आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो क्वालिफाइंग एसिड का होना या ना होना डिपेंड कर रहा होता है कि इसके ऊपर, इसको कंप्लीट करने के ऊपर, इसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए या इसको सेल की कंडीशन में लाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। अब स्टैंडर्ड ने कहीं पर टाइम नहीं लिखा कि सब्सटेंशियल टाइम से मुराद क्या है। स्टैंडर्ड ने ये कहीं नहीं, बस उसने यही कहा कि सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड हो। तो हम लोग मिनिमम 3 मंथ्स भी ले रहे होते हैं इसके लिए, कि अगर 3 मंथ्स और इससे ज्यादा टाइम है तो हम इसको सब्सटेंशियल टाइम कह देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि ये आपका क्वालिफाइंग एसिड है, तो मतलब वो कंडीशंस को मीट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं क्वालिफाइंग एसिड्स आर यूजुअली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसिड्स। जैसे बिल्डिंग के सिचुएशन में आप खुद उसको बनाओ, प्लांट एंड मशीनरी आप खुद बना रहे हैं, उसके असेंबली कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है उसके ऊपर। एंड लॉन्ग मेच्योरिंग इन्वेंट्रीज, जैसे गाड़ियों की मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसकी असेंबली में, इसके लिए मुकम्मल एक गाड़ी के तैयार होने में, इसको मेच्योर होने में अच्छा खासा टाइम लग जाना है। तो लॉन्ग मेच्योरिंग इन्वेंट्रीज एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसिड्स हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग में बी क्वालिफाइंग एसिड, लेकिन फिर भी सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्वेंट्रीज क्वालिफाइंग एसिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसी इन्वेंट्रीज जिसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाए वो क्वालिफाइंग एसिड है, अदरवाइज इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इंटेंजिबल एसिड्स, IS 38, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एग्जांपल्स के तौर पे तो लिखा जा सकता है क्वालिफाइंग एसिड के एग्जांपल्स में। साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। IS 16 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड IS 2 आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ लिया है। ऐसा ही है ना? आपसे एग्जांपल्स पूछी जाए कि आप बताएं विच आर द फॉलोइंग और क्वालिफाइंग एसिड्स, तो आप लोगों ने ये नाम लिख देने हैं। हमारे पास इंटेंजिबल एसिड्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्रीज हैं, एंड नॉन करंट एसिड्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज एंड एटसेट्रा। इस तरह की बातें आप लोगों ने लिख देनी है। अब आती है इसमें फाइनेंशियल एसिड्स। फाइनेंशियल एसिड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कैश एंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास फाइनेंशियल एसिड्स होते हैं। और इनमें देखें, एंड इन्वेंट्रीज दैट आर मैन्युफैक्चर। अब बेसिकली तो ये करंट एसिड्स हैं, इन्वेंट्रीज करंट एसिड्स, कैश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसिड मौजूद है। इन्वेंट्रीज ऐसी जो मैन्युफैक्चर कर रही हो, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हमारा। कहते हैं और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और नॉट क्वालिफाइंग एसिड्स। तो क्वालिफाइंग एसिड में नॉन करंट एसिड शामिल है, करंट एसिड नहीं। करंट एसिड में इन्वेंट्रीज शामिल हैं क्वालिफाइंग एसिड में, लेकिन जिनको लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होने में। Similarly, acids that are ready for its intended use or sale when acquired, और ऐसे एसिड जो जिस टाइम पर आपने एक्वायर किए वो रेडी टू यूज कंडीशन में थे, या वो उस कंडीशन में थे कि आप इनको एज इट इज सेल कर सकते हैं, तो वो आपके क्वालिफाइंग एसिड्स नहीं है। अब उसने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है वेदर और नॉट फॉलोइंग और। तो आपने इन एग्जांपल्स में से जल्दी से इन एग्जांपल्स को पढ़ें, फर्स्ट को पढ़ें और डिसाइड करें क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जल्दी से इसको पढ़ें।
अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, कहता है अ कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर गवर्नमेंट विच विल टेक, ये सब्सटेंशियल टाइम आ गया, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कहता है अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड circuit being made by an entity who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every month। तो बेटा एक ऐसी इन्वेंट्री जिसको एक महीने के अंदर हम 10 से 12,000 यूनिट्स बना सकते हैं। अगर मैं 12,000 यूनिट की एग्जांपल भी लूं तो मतलब 400 यूनिट्स पर डे हम लोग बना रहे हैं, तो क्या सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड है इसको? नहीं, ये तो बड़ी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बन रही है, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में, अ पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन इट में टेक 10 months टू कंप्लीट, 10 months सब्सटेंशियल टाइम है, ये क्वालिफाइंग एसिड है हमारे पास। फोर्थ एन इक्विपमेंट परचेज्ड, तो जब भी एक्विजिशन होती रहती है वो रेडी टू यूज कंडीशन में होता है। परचेज किया हम लोगों ने बाय एक्स लिमिटेड, द इक्विपमेंट में बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज डिलीवर, तो ऐसा एसिड कभी भी क्वालिफाइंग एसिड नहीं होता जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रेडी टू यूज कंडीशन में हो। फिर फिफ्थ पॉइंट, a special order from a customer to manufacture a machine for him which will take 11 months at the least। 11 months रिक्वायर्ड है, स्पेशल ऑर्डर है, मतलब पहले से रेडी नहीं है हमारे पास वो मशीन, हमें बिल्कुल नए सिरे से बनानी है, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच विल टेक 8 months टू कंप्लीट, तो ये भी हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि कौन सा क्वालिफाइंग एसिड है और कौन सा क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। बोरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहला काम क्वालिफाइंग एसिड का होना चाहिए। अगर क्वालिफाइंग एसिड होगा तो बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज होना है, अदरवाइज हर किस्म की बोरिंग कॉस्ट रेवेन्यू नेचर है, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, रिकॉग्निशन रूल्स। रिकॉग्निशन रूल्स को पढ़ें जरा जी। तो रिकॉग्निशन रूल के अंदर बेटा IAS 16 में भी आप लोगों ने देखा था रिकॉग्निशन रूल वगैरह। कैपिटलाइजेशन हम लोग कहते थे कि लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, वहां तक के तमाम तरह एक्सपेंसेस को आप लोगों ने कैपिटलाइज कर देना है। फिर वो क्राइटेरिया भी हम लोगों ने देखा था कि परचेज प्राइस वगैरह और डिस्काउंट्स माइनस कर देने हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि इसके अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस को शामिल कर देना। क्या ये बात याद आई? बेटा बोरिंग कॉस्ट भी कुछ इसी तरह से है। आपने यहाँ पे देखना है कि अगर मैं बारो ना करूं क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, नहीं देना पड़ेगा। अगर बारो ना करूं, बारो किया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, लेकिन अगर मैं बारो ना करता, लोन ना लेता, तो क्या मैं अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पूरी कर सकता था? क्या मैं प्लांट वगैरह को एक्वायर कर सकता था? तो अगर उसके ऊपर अब इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो क्या ये मैंडेटरी नहीं है? क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? मतलब मैं इसे रुक सकता था अगर मेरा अपना पैसा होता, मुझे इंटरेस्ट ना देना पड़ता। लेकिन जब मेरे पास अपना पैसा नहीं था और मैंने एसिड भी कंस्ट्रक्ट करना था, या मैन्युफैक्चरिंग करनी थी उसकी, या प्रोडक्शन करनी थी मैंने उसकी, और उसके लिए मैंने बारो किया, तो उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट कैपिटलाइज हो जानी है। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई और कॉस्ट है तो वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट हो जाएंगी। अब यहां पर आपको बताया कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसिड, क्या चीज है? सिर्फ बोरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। अब देखिए भाई, मैंने 100 रुपए का लोन लिया, तो 100 रुपए का लोन मैंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया, वो 100 तो कैपिटलाइज हो गए हैं, वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। जो 100 मैंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है, वो तो वैसे ही कैपिटलाइज होगा। लेकिन उस 100 के ऊपर अगर मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं इंटरेस्ट के तौर पर,
तो क्या वो बोरोइंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस आउट होगी, इस चीज को देखा जाता है। अब यहां पर देखें, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल से क्या मुराद होता है, दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड if the expenditure on the qualifying asset had not been made। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर ये एक्सपेंस ना करते तो हम इससे रेलिवेंट बाकी एक्सपेंसेस से बच सकते थे। हम बारो ना करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत भी नहीं थी हमें। टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड, such borrowing costs are capitalized as part of cost of the asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the। तो कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया यही था, एसेट की रिकॉर्डिंग का क्राइटेरिया यही है। कब? दो चीजें, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो यहाँ पर भी आपने यही चीजें देखनी है कि when it is probable that they will result in future economic benefits and cost can be measured reliably, मतलब हम उनके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं स्पेसिफिक बोरिंग्स। बोरिंग्स की हमारे पास एक तो होते हैं ना अपने फंड्स, उसके बाद हमारे पास बोरिंग की दो टाइप्स हैं, स्पेसिफिक बोरिंग्स एंड जर्नल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग्स क्या होती हैं कि कोई पर्सन आपको उधार दे और आपसे कहे कि भाई ये पैसा सिर्फ इसी काम के लिए है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब वो पैसा आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको कोई पर्सन कोई उधार दे और पर्पस डिफाइन ना करे, मतलब आप अपनी मर्जी से जहां चाहो यूटिलाइज कर लो, इसे कहा जाता है जर्नल बोरिंग। अब अगर हम लोग बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, उनका पहला क्वेश्चन होता है रीजन, आपको ये लोन क्यों चाहिए। तो हम उन्हें बता देना कि भाई मेरा बिजनेस का सेटअप है, मैं उसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस के सेटअप के लिए लोन लेना है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर आप उस लोन से अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर लें, आप नहीं कर सकते। और उन्होंने आपको फिर देखना है कि आप वाकई उस बिजनेस के ऊपर लगा रहे हैं। मैं उनसे कहूं कि मैंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोन चाहिए, वो सिर्फ उस पर्पस के लिए देंगे। लेकिन अगर मैं उन्हें ये कहूं कि भाई ये मेरे लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी के तौर पर ये अपने पास रखो, करोड़ों रुपीस की ये लैंड है, आप मुझे 20 लाख रुपए दे दें, वो पर्पस नहीं पूछेंगे। अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है पर्पस पूछने की। क्यों? क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपीस की लैंड सिक्योरिटी के तौर पर है अगेंस्ट 20 लाख रुपीस। उन्हें पर्पस की जरूरत नहीं है। मैं उनसे 20 लाख रुपए लूं, जहां मर्जी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जर्नल बोरोइंग्स है। क्या फर्क समझ आया है? क्लियर है ये बात? अब स्पेसिफिक बोरिंग की तरफ हमारा भी सारा फोकस स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर है। स्पेसिफिक बोरिंग जब हमने कह दिया कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के लिए है, क्वालिफाइंग एसिड्स के लिए है, तो जो अमाउंट आपने बोरो की वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाएगी। जो अमाउंट बोरो की वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी टोटल कैपिटलाइज हो जाएगा। राइट? स्पेसिफिक बोरिंग्स के ऊपर आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, वो सारे का सारा आपने कैपिटलाइज करना है। मतलब 1 जनवरी को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, 1 जनवरी को क्राइटेरिया मीट कर गया। इसका क्राइटेरिया होता है कि हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करनी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आप सपोज करेंगे 1 जनवरी को ही क्राइटेरिया मीट कर गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लोन भी ले लिया,
जैसे ही लोन लिया उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट शुरू हो गई और मैंने उसमें से पेमेंट भी कर दी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जानी है। अब क्या हुआ, जाकर कंस्ट्रक्शन एंड हो गई 1 अक्टूबर को, कंस्ट्रक्शन एंड हो गई 1 अक्टूबर को। कितने मंथ कंस्ट्रक्शन चलती रही? 9 मंथ, ऐसा ही है। लेकिन मैंने अभी तक लोन वापस नहीं किया और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है 31 दिसंबर, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है। अब इस एग्जाम्पल को यहाँ पे गौर से सुन लेना। मैंने 100 रुपीज लोन के तौर पर लिए एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। मैं 100 रुपीज के ऊपर 1 जनवरी को लोन लिया, 31 दिसंबर तक मैंने वापस नहीं किया। बैंक वालों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भाई मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट में इसको एक्सपेंस आउट किया या मैंने अपनी बैलेंस शीट में इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ये बात क्लियर? बैंक वाले क्या कहेंगे, मैंने 31 दिसंबर को लोन रिटर्न किया, बैंक वाले क्या कहेंगे, भाई 100 रुपया दे दो जो तुमने लोन लिया था, साथ में इसके ऊपर 12 रुपए इंटरेस्ट भी दे दो एट अ रेट ऑफ 12%। एम आई राइट? मैं 12 रुपीज वो पे करूंगा। मैंने कितने अरसे का इंटरेस्ट पे किया उनको? पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट पे किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन कब तक होती रही? 9 मंथ्स तक। अब अगर मैं 12 रुपीज उठा के बिल्डिंग को दूंगा ना, बिल्डिंग ने एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्डिंग कहती है कि भाई कैपिटलाइज करो लेकिन 12 नहीं। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम 1 अक्टूबर को रिटर्न ना करो लोन। अगर तुम 1 अक्टूबर को रिटर्न कर देते तो तुम्हें 9 रुपीज पे करने पड़ते। तो बिल्डिंग में जो कैपिटलाइज करने हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के एंड तक करते हैं कैपिटलाइज। जब वो रेडी टू यूज कंडीशन में हो जाए I-16, उसके बाद कैपिटलाइजेशन नहीं होती। तो उसके बाद 1 अक्टूबर को रेडी टू यूज कंडीशन में है, एसिड्स रिकॉग्नाइज हो चुका है, अब कैपिटलाइजेशन नहीं होनी उसकी। तो 1 अक्टूबर तक का जो इंटरेस्ट होगा ना वो कैपिटलाइज होगा 9 का, और जो रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आप सब बच्चों को? अब क्या होता है स्पेसिफिक बोरिंग्स में, अभी आपका सारा फोकस इसी के ऊपर है, स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता रहता है, मैंने 100 रुपीज लिए, क्या मैं 100 के 100% अमाउंट अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दूंगा फर्स्ट डे जैसे ही वो बोले, या उसको पार्ट्स में पे करता रहूंगा? पार्ट्स में पे कर तो मेरे पास कुछ ना कुछ सरप्लस बचता होगा। हो सकता है मैंने 100 रुपया लिया, उसमें से 20 रुपीज मैंने उसको पे कर दिए, मेरे पास सरप्लस में 80 रुपीज पड़े हुए हैं आपकी, वो 80 रुपीज मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। और अगर उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न होती है तो वो मेरी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रिड्यूस कर देती है। स्पेसिफिक बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें से लेस करेंगे अगर हम स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करते हैं तो उसके सरप्लस फंड्स के ऊपर। तो सरप्लस फंड्स को अलग से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती रहती है। मुझे पता है कि अब मैंने अगली जो पेमेंट करनी है 2 माह के बाद करनी है, तो मैं 80 मिलियन को 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वहां से मेरे पास इनकम आएगी। फिर मैंने अगली पेमेंट सपोज कर दी 30 मिलियन की, तो मेरे पास 50 मिलियन तो अभी भी बचेगा ना। 50 मिलियन को नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से फिर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। हम लोगों ने टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था 9 का, सपोज करें कि इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई 4 की, तो जो मैंने अमाउंट कैपिटलाइज करनी है ना वो मैंने 5 की कर 9 उसमें से माइनस कर दूंगा इन्वेस्टमेंट इनकम। बात क्लियर है? कोई इश्यू यहां तक? अब जरा इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। इसकी थ्योरी में लिखा है बोरिंग कॉस्ट और फंड्स बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसिड। ये बात क्लियर होगी।
नेक्स्ट देखें, the financing arrangements for a qualifying assets may result in an entity obtaining borrowed funds and incurring associated borrowing cost before some or all of the funds are used for expenditure on the qualifying asset. In such circumstances, the funds are often temporarily invested pending their expenditures on the qualifying asset. ये सारी बातें उसने वैसे ही कर दी कि ये जरूरी नहीं है कि आप सारी अमाउंट उसी टाइम पे करते हैं, आप पार्ट्स में पे कर सकते हैं। तो आपके पास जो सरप्लस फंड बचेगा वो आप टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दें और वहां से आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिल जानी है। फिर द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कि अब इस स्पेसिफिक फंड के ऊपर आपकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कितनी करेंगे, कहते हैं इज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट incurred on that borrowings during the period less any investment income on temporary investment of those borrowing। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे जो हम लोगों ने कैपिटलाइज करनी है ऑन द बोरोइंग, ये हम लोग ने देखना है। फिर इसमें से हम लोग लेस कर दिया करेंगे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी ये हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगी। कोई शो, अब इस सारी थ्योरी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हुए जरा सॉल्व करके दिखाएं। एग्जांपल नंबर 2, इसकी रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2011। अब क्वेश्चन देखें, Up Limited borrowed a loan of rupees 10 million from Down Bank on 15% per annum for construction of its power generation facilities। क्वालिफाइंग एसेट है, मेंशन था क्वालिफाइंग एसेट्स की लिस्ट में कि अगर पावर जनरेशन फैसिलिटीज वगैरह हैं तो आपका क्वालिफाइंग एसेट होता है, तो इसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। अब आपको अमाउंट के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि ये स्पेसिफिक है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा कि ये 10 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पावर जनरेशन फैसिलिटीज, तो उसने पर्पस को डिफाइन कर दिया। ये स्पेसिफिक लोन है 10 मिलियन का। लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1st Feb 2011। Up Limited paid rupees 3 million to contractor immediately, but remaining 7 million were paid to the contractor on March 1st 2011। The remaining 7 million were temporarily invested in saving account at a rate of 9% per annum। Unlimited has year end 31st December, as on December 31st 2011 the construction is still in process। अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं, हमारा साल कंप्लीट हो चुका है। फिर एंड द लोन इज आल्सो, और हम लोगों ने जो लोन लिया था 10 मिलियन का वो भी अभी तक पे नहीं किया। लोन लिया कब था हम लोगों ने, ये उसने नहीं बताया। कहाँ बताया? लोन, अच्छा लोन रिसीव भी उसी टाइम किया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई? देखो इमीडिएटली, और बेटा 1 मार्च को रिमेनिंग 7 मिलियन हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है। ये बात क्लियर? अच्छा, इसके लिए ना कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट के लिए कंडीशन देखी जाती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, लोन कब एक्वायर किया और फर्स्ट पेमेंट कब की। जहां पर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाए ना तब आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है। अब हम लोगों ने लोन एक्वायर किया 1 फैब से, फर्स्ट पेमेंट भी 1 फैब को कर दी, तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन भी 1 फैब को स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे लिए हमारी जो डेट होगी इसके लिए वो 1 फैब आएगी। डन। कमेंसमेंट डेट जो हमारे पास बनेगी वो 1 फैब।
अब हमने क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के लिए लोन की अमाउंट लें, मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है 15% एंड मल्टीप्लाइड बाय इस साल कितने अरसे के लिए 11 मंथ्स, तो 11/12 इज इक्वल टू 375। अब ये है आपके पास बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ये वाली एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएंगी। इन्होंने भी कैपिटलाइज हो जाना है, लेकिन अब इसमें से लेस करेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो हमें कहा गया 10 में से 3 मिलियन पे कर दिया, 7 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया एट अ रेट ऑफ, कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट किया, 1 Feb को हमारे पास ही आया 7 मिलियन सरप्लस, लेकिन 1 मार्च को हम लोगों ने पे कर दिया। तो कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट रहा होगा, जस्ट फॉर 1 मंथ। तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम आपने यहां से फाइंड कर ली। तो ये देखिए अमाउंट क्या आती है, क्या 0.0525, ये इसमें से लेस कर दें, ये है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सिर्फ फैब के मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट रही। 1 Feb को आपने 10 मिलियन रिसीव करके 3 मिलियन पे कर दिया, बाकी कितने बच गए, 7 मिलियन कब पे किया, बस आपने वो जो इन्वेस्टमेंट की थी 1 Feb को वो वापस निकलवा ली। तो कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट रही, 1 महीने के लिए। ओके हो गई बात, बस इतनी सी इसकी वर्किंग थी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3। इस एग्जांपल को जरा गौर से पढ़ें। अब इसकी रिक्वायरमेंट में देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर टू December 31, 2000। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में फर्क है। अगर आप लोग क्वेश्चन एग्जांपल 2 की रिक्वायरमेंट में जाएं तो यहां पर आपसे क्या कहा गया था, अमाउंट ऑफ हमने 10 मिलियन को नहीं शामिल किया था, हालांकि ये 10 मिलियन भी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन चुका है, प्लस ये बोरिंग कॉस्ट। अगर यहां पर क्या देता है ना कि कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि अभी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, कि कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना जाना है, तो हम लोगों ने 13225 के साथ 10 मिलियन भी बताना था, तो ये आ जाती 11,322,500 कैपिटल वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आ जाती। उसने ये नहीं पूछी थी, उसने कहा था सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट बताओ कैपिटलाइज कितनी करोगे। लेकिन जहां पर सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट की बात नहीं हो रही, हम कहते हैं अमाउंट टोटल वर्क इन प्रोसेस के अंदर आप कितनी रखोगे, कितनी अमाउंट जाके शामिल करोगे। तो उसके लिए देखें, कहते हैं 1 जनवरी 2016 ओकाड़ा इंजीनियरिंग इशूड अ बॉन्ड टू रेज ₹25 मिलियन हम लोगों ने रेज कर दिए टू फंड अ कैपिटल प्रोजेक्ट विच विल टेक 3 years टू कंप्लीट। क्वालिफाइंग एसिड बन गया। और ये जो 25 मिलियन रेज किए हैं, ये किसके लिए किए हैं, स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए किए हैं, तो स्पेसिफिक बोरिंग प्लान। और जब भी बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आप क्या कहते हैं, अमाउंट्स नॉट येट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट आर इन्वेस्टेड, मतलब सरप्लस फंड्स, कि आप कुछ अमाउंट्स आपके पास बाकी रह जाती है तो वो सरप्लस फंड्स आप क्या करते रहते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 December 2016 उकाड़ा इंजीनियरिंग स्पेंट रुपीज, और उसने टोटल अभी तक सिर्फ 9 मिलियन खर्च किए हैं, कितने में से, 25 मिलियन में से। और कहता है ये जो खर्च किए हैं इसमें बोरिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें क्या चीज शामिल है, लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड। बेटा ये 9 मिलियन इन टोटल कॉस्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा। फिर द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड वाज 1,250,000 ड्यूरिंग दिस पीरियड
and the company was able to earn rupees 780,000 through the temporary investment or the amount borrowed. तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी था क्योंकि उसने इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको खुद बता दी, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसने आपको खुद बता दी। अब आपने क्या करना था, 1250 में से माइनस कर देना था 780, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अगर आपसे कहता बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज तो हम लोगों ने सिर्फ ये बॉक्स और ये 470 लिख देना था, लेकिन उसने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना जाएगा, तो 9 मिलियन जो अब तक आप खर्च कर चुके हैं वो भी आपके कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा और ये टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इसी तरह से एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 4, हाँ जी, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले अच्छे से पढ़ लें इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देखें। कहते हैं हाउ मच द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31, 2018। अब टोटल अमाउंट कैपिटलाइज नहीं बतानी, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट। अब देखें यहाँ पर कहता है एसएल स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री ऑन 1 जनवरी 2018 with a loan of 50 million borrowed at an interest rate of, तो न्यू फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोन लिया गया है, स्पेसिफिक बोरिंग है। और जब आपके पास बाद में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फंड रेजिंग बता देगा कि कौन सा स्पेसिफिक है और कौन सी जर्नल बोरिंग है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। अब यहाँ पर द लोन वाज यूज्ड ऑन द फैक्ट्री, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की, पहली पेमेंट कब कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोन मैंने 1 जनवरी के बाद लिया होगा? तो लाजिम बात है लोन पहले से अवेलेबल है तभी तो उसमें से पेमेंट कर रहा हूं, तो उसमें से पहली पेमेंट मैंने कितने की कर दी, 25 की। नेक्स्ट पेमेंट और टोटल 50 मिलियन यूटिलाइज हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये बात क्लियर? उसके बाद कहते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसिड वाज कंप्लीटेड ऑन, पूरा साल कंस्ट्रक्शन होती रही। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एसएल इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। हमें स्पेसिफिक लोन में इस बात से कोई गर्ज नहीं होती एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कि हम लोग पेमेंट कब और कितनी अमाउंट की कर, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में स्पेसिफिक लोन में इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो कब और कितनी अमाउंट से यूटिलाइज हुआ। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट हमेशा आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि 50 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएंगी। आई होप कि ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट 50 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये पूरा साल था तो टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। ये बात क्लियर? हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है एक्चुअल पेमेंट के सरप्लस फंड्स का पता चल सके। अब मेरे पास टोटल फंड्स कितने थे, उसमें से मैंने 25 पे कर दिया तो सरप्लस कितना आ गया, तो अब 25 है उसमें से 15 पे कर दिए, सरप्लस कितना आ गया, और 10 में से 10 पे कर दिया तो सरप्लस कितना आ गया। क्या कुछ सरप्लस फंड की समझ आ गई है? ये वो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करेंगे एट अ रेट ऑफ, राइट, और कितने अरसे के लिए। अब देखें ये 25 मिलियन किस दिन अवेलेबल था, 1 जनवरी, किस दिन तक अवेलेबल रहा, 1 मई तक। 1 जनवरी से 1 मई तक 25 मिलियन अवेलेबल रहा, तो कितना अरसा, मल्टीप्लाइड बाय 4/12, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल,
और फर्स्ट में को उसमें से 15 मिलियन चला गया, बाकी कितना बच गया 10। अब ये 10 मिलियन फर्स्ट में को अवेलेबल है, हमने इन्वेस्ट किया कब तक, अक्टूबर के फर्स्ट तक, अक्टूबर की फर्स्ट तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शामिल नहीं करना, ये 5 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय। अब मुझे बताएं कि इस 10 के बाद जब ये 10 यूटिलाइज कर लिया तो क्या कोई सरप्लस है, तो सरप्लस नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। अब देखिए यहां से आपको कितनी अमाउंट अर्न हुई फर्स्ट वाले से जी 250, और यहां से 120। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी हो गई 375, 3 इन्वेस्टमेंट इनकम 375। ओके इन्वेस्टमेंट। अब बोरिंग कॉस्ट में से अपनी ये इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करें, 4000 में से 375, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी 3625। ये वो अमाउंट है जो कि कैपिटलाइज हो गई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई, तो क्या ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में रहेगा जब तक कंस्ट्रक्शन होती रहे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है 31 दिसंबर को, तो आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोसेस शो नहीं होगा। तो फिर कौन शो हो जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग, राइट। और फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी अमाउंट से शो करें, फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट के अंदर कितनी अमाउंट से शो होगा, जी बताएं। ये बोरिंग कॉस्ट प्लस 50 मिलियन जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे की है, ये भी तो आपने बिल्डिंग के ऊपर ही लगाए हैं ना, क्या ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। 50 मिलियन प्लस उसके ऊपर आने वाली बोरिंग कॉस्ट, तो टोटल आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग की प्राइस हो जानी है 53,625,000। आपके नॉन करंट एसिड का पार्ट ये जाके बनेगा। ओके कोई इशू यहां तक। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं जर्नल बोरिंग्स। जर्नल बोरिंग्स क्या होती रहती हैं कि पर्पस डिफाइन नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या आपसे पर्पस पूछा जाता है कि क्यों बनवा रहे हो, नहीं। जो शॉपिंग करनी है, कोई फी पे करनी है, कुछ भी है, आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब क्रेडिट कार्ड बनता है तो उसके ऊपर एक लिमिट होती है कि भाई आप इसके ऊपर 2 लाख रुपीस तक पर मंथ एक्सपेंस कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। क्या ये जरूरी है कि मैं 2 लाख के ही एक्सपेंस करूं हर महीने, क्या ये जरूरी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर मैंने सपोज फर्स्ट मंथ में 50,000 के एक्सपेंस कर दिए, वो मुझसे इंटरेस्ट 2 लाख रुपीस के ऊपर लेंगे या 50,000 के ऊपर लेंगे, जितनी मैंने यूटिलाइज की हो, राइट। अगर मैंने नेक्स्ट मंथ में 80,000 यूज कर लिया तो फिर 80,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। अगर नेक्स्ट मंथ मैंने 1.5 लाख यूज कर लिया तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा मुझे बताएं क्या इसमें कहीं सरप्लस फंड आएगा, क्या इसमें कहीं सरप्लस फंड आएगा। बेटा जर्नल बोरिंग क्रेडिट कार्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 लाख की फैसिलिटी है तो बैंक ने आपको पैसे उठा के दे दिए हैं, ऐसा नहीं है। बैंक ने कहा है जब आपको जरूरत हो आप आकर हमसे ले लेना, हम उसी टाइम आपको दे देंगे।
तो मैं उतनी ही अमाउंट उनसे लेता हूं जितनी मुझे जरूरत है। मैं एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेता? क्योंकि वहां से इंटरेस्ट ज्यादा पड़ जाना है मुझे। तो जब मैं ले ही उतनी अमाउंट रहा हूं जितनी मुझे जरूरत है, तो क्या कोई सरप्लस फंड आएगा? तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं हो। बात क्लियर? अब जर्नल बोरिंग में बेटा क्या है कि आपने ये देखना है कि आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कब कर रहे हो और कितनी अमाउंट से कर रहे हो, और उस अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब टोटल बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? और जर्नल बोरिंग्स के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट इनकम को डिडक्ट नहीं करना। जर्नल बोरिंग्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम डिडक्ट नहीं होगी। जर्नल बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट एक्चुअल अमाउंट पेड या यूटिलाइज्ड के ऊपर कैलकुलेट होता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा अप्लाई करना है? तो कहा गया कि कैपिटलाइजेशन रेट यूज करता। ये कैपिटलाइजेशन रेट उस टाइम यूज होगा जब आपके पास फाइनेंसिंग डिफरेंट सोर्सेस से हो। मतलब कोई एक सोर्स ना हो, डिफरेंट सोर्सेस से आपके पास फाइनेंसिंग हो रही हो, तब कैपिटलाइजेशन रेट यूज होना है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड एक ही कंपनी का है, एक ही बैंक का है, कोई कैपिटलाइजेशन रेट यूज नहीं होता। लेकिन मेरे पास मीजान बैंक, HBL, UBL तमाम के क्रेडिट कार्ड हैं, हर किसी का अपना रेट होता है, अब कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई होता। क्लियर? तो क्वेश्चन में बेटा आपको बता देगा कि ये जो फंड्स रेज किए गए हैं, बैंक ए से इतनी अमाउंट, बैंक बी से ये अमाउंट, बैंक सी से ये अमाउंट, और हर बैंक के इंटरेस्ट रेट आपको बता देंगे। तो जब हम लोग अमाउंट यूटिलाइज करने जाएंगे, क्या हमें पता होगा कि हम कौन से बैंक वाली अमाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं। तो इसलिए हम लोग रेट भी किसी एक स्पेसिफिक बैंक का नहीं उठा सकते। हम एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिनेरियो देकर आपसे जस्ट कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन पूछते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, अब देखें, जर्नल बोरिंग्स आर फंड्स borrowed generally and used them for the purpose of obtaining or construction of a qualifying asset or for other operating needs। अगर ये बात होती ना सिर्फ यहां तक, फिर ये स्पेसिफिक बोरिंग था, लेकिन उसने कह दिया क्वालिफाइंग एसिड और अदर ऑपरेटिंग नीड्स, तो फिर ये क्या बन गया? जर्नल बोरिंग्स। और क्लियर? The amount of borrowing cost eligible for capitalization is determined by applying a capitalization rate। लेकिन ये रेट किसके ऊपर अप्लाई करना है हम लोगों ने? टू द एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर, मतलब जो अमाउंट आप यूटिलाइज कर रहे हो उसके ऊपर आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई कर देना है। The amount of borrowing cost that an entity capitalizes during a period shall not exceed the amount of borrowing cost it incurred during that period। क्या मतलब कि भाई मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, पूरे साल का जो मैंने इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो 12 रुपए कर रहा हूँ, 100 रुपए के ऊपर 12 रुपए कर रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम अगर कोई अमाउंट कैपिटलाइज करनी है ना तो 12 करनी चाहिए, 15 नहीं कर देनी चाहिए। ओके, या 10 कर देनी चाहिए, 9 कर देनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि कंस्ट्रक्शन कब एंड। लेकिन मोस्टली या मैक्सिमम उतनी अमाउंट ही कैपिटलाइज हो सकती है जितनी उसकी बोरिंग कॉस्ट है, उससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं हो सकती। आपका एक्सपेंस हो रहा है 12 रुपए का, आप 15 रुपए कैपिटलाइज कर लोगे? नहीं,
लेकिन 12 का एक्सपेंस है, 9 रुपए कैपिटलाइज और 3 रुपए एक्सपेंस आउट कर सकते हो। तो कहता है कि मैक्सिमम उतनी अमाउंट कैपिटलाइज करना जितनी बोरोइंग कॉस्ट इनकर करते, राइट। नेक्स्ट देखें, अब इसके लिए कैपिटलाइजेशन अमाउंट कैसे आएगी। आपने एक्सपेंडिचर उठाना है, फर्स्ट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, सेकंड एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, और इसको मल्टीप्लाई करते जाना है जितने अरसे के लिए ये एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रहा। ये देखें, एक एक्सपेंस में कर रहा हूं 1 जनवरी को, वो भी 10,000 रुपए का है। दूसरा एक्सपेंस में कर रहा हूं 1 अप्रैल को, वो भी 10,000 रुपए का है। तीसरा एक्सपेंस कर रहा हूं 1 जुलाई को और वो भी 10,000 रुपए का है। कैपिटलाइजेशन रेट सपोज कर लें कि 10% है, तो आपको क्या लगता है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो फर्क क्या पड़ा टाइम ड्यूरेशन का, कि फर्स्ट एक्सपेंस पूरे साल के लिए, सेकंड एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 9/12, थर्ड एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 6/12। गॉट इट। आउटस्टैंडिंग पीरियड कितने अरसे के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, कितने अरसे के लिए हम इसको यूज किया। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये आपने सारे इकट्ठे करके बता देने कि ये अमाउंट तो भी कैपिटलाइज्ड है। अब बात आती है कि भाई ये कैपिटलाइजेशन रेट जो तुम यहाँ पे यूज करवा रहे हो ये कहाँ से आएगा। तो आपसे कहता है कैपिटलाइजेशन रेट शैल बी वेटेड एवरेज ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू ऑल बोरोइंग्स अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग का कोई कैपिटलाइजेशन रेट नहीं होता, उसका अपना रेट ही यूज होता रहता है। उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही जर्नल बोरिंग्स पर होता है, स्पेसिफिक बोरिंग्स पर नहीं होता। अब अगर कोई स्पेसिफिक बोरिंग्स भी हैं और जर्नल बोरिंग्स भी हैं आपके पास, तो आपने स्पेसिफिक को अलग कर देना है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल बोरिंग्स लेकर आनी है of an entity that are outstanding during the period। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, आपने अपनी तमाम बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेना है, इंटरेस्ट अमाउंट, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड, या उस साल के लिए क्या बोरिंग कॉस्ट है, और उसको डिवाइड कर देना है वेटेड एवरेज जर्नल बोरिंग्स के साथ। लेकिन अब ये देखो उसने ये नहीं कहा कि जर्नल बोरिंग्स के अमाउंट के साथ, कहते हैं वेटेड एवरेज जर्नल बोरिंग्स के साथ डिवाइड कर देना और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपके पास। कैसे कैलकुलेट करना है, फार्मूले से कोई इतनी खास समझ नहीं आती। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। कहते हैं कैलकुलेट टोटल बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 31, 2011। देखें टोटल बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अब इसमें Seagull Sports Limited is constructing a stadium for last some year during the year ending 31st December 2011. It has incurred the following expenditure: April 30th को 2.5 million and July 31st को 2.3 million. No specific loans was borrowed for the construction। अब स्पेसिफिक बोरिंग कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये दो एक्सपेंस हम लोगों ने कर दिए हैं। तो ये दो एक्सपेंस हम लोग कहां से कर रहे हैं, जर्नल पूल ऑफ फंड, जर्नल बोरिंग से कर रहे हैं। तो फॉलोइंग लोन्स आर आउटस्टैंडिंग। अब हमारे पास ये 3 किस्म के लोन्स हैं, उनके ऊपर 12, 14 एंड 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट लोन पूरे साल के लिए फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन नेक्स्ट लोन सिंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग, ये भी पूरे साल के लिए। लेकिन थर्ड लोन हमने 1/9/2011 को लिया था, तो क्या इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दूं? तो कितने अरसे का इंटरेस्ट देना चाहिए, 4 मंथ्स का, 9 भी शामिल है, फर्स्ट 9, 10, 11, 12, 4 मंथ्स का। तो ये 4 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है मेरे पास, ऐसे ही है ना। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, और ये लोन की अमाउंट है हमारे पास। अब जब आप लोगों ने जाकर इसके लिए कैपिटलाइजेशन, जब भी जर्नल बोरिंग से
बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज फाइंड करनी हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करो। अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आता है, आप लोगों ने अपनी बोरिंग्स को सबसे पहले अपनी बोरिंग्स को मल्टीप्लाई करवा देना है आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड के साथ इन ईयर्स। कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी बोरिंग्स को मल्टीप्लाई करवा देना है आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड के साथ। फर्स्ट लोन के लिए आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड पूरा साल 1 ईयर, सेकंड के लिए पूरा साल, लेकिन थर्ड के लिए 4/12। ये बात आपको समझ आ गई। ये आपके पास आ जाएंगे वेटेड बोरोइंग्स, ये आपके पास क्या आ जानी है। अब ये अमाउंट तो सेम रहेगी 5 मिलियन 10 मिलियन, लेकिन ये 754/12 इज इक्वल टू 250। राइट, तो ये हमारे पास आ गई वेटेड एवरेज बोरोइंग, और वो कितनी आ गई 15.25। ये कैपिटलाइजेशन रेट के लिए मुझे डिनोमिनेटर का पता चल गया 15.25। कोई मसला क्या, लोन की अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा देना आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड के साथ, तो आपके पास वेटेड एवरेज बोरोइंग्स आ जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई है। अब आपने कैलकुलेट करना है इनके ऊपर इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, कि कितने अरसे के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बेटा ऐसा नहीं है जैसा मुझे लग रहा है कि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या मैं ये कह दूं कि वेटेड एवरेज बोरिंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, क्योंकि टाइम से तो ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो 5 मिलियन का 12% 0.6, राइट। 10 मिलियन का 14% 1.4, ऐसा ही है। और 0.25 250,000 मल्टीप्लाइड बाय 16%, ये टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है। देखिए ये इंटरेस्ट आपके पास कितना आ रहा है 2.04, ये आपके पास न्यूमरेटर है मल्टीप्लाइड बाय 100। और देखें कैपिटलाइजेशन रेट क्या आ जाता है आपके पास 13.38%। कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड हो जाएगा। ये देखें इसकी वर्किंग इन्होंने की है 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12%। अब टाइम नहीं आया क्योंकि 1 ईयर था, उसमें प्लस किया, अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14%, प्लस किया 750 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। ओके, तो ये आपके पास देखें मैंने भी तो यही कुछ किया कि 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12%, इसको ऐड किया 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14%, ऐड किया 750 मल्टीप्लाइड बाय 4/12, अमाउंट आई 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 16%, और इन तीनों को ऐड कर दिया, ये न्यूमरेटर बन गया। क्लियर। और इसको डिवाइड किया 5 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग था, तो वेटेड एवरेज बोरिंग में यही, प्लस 10 मिलियन प्लस 750 मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड, तो मैंने यहाँ अलग से कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया, और रिजल्ट क्या आ गया, क्या आपने मुझे यही बताया था। बात क्लियर हो गई। कैपिटलाइजेशन रेट में किसी को कोई इशू
अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने अब ये नहीं देखना कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई वगैरह वगैरह, हमने देखना है हमने एक्सपेंस कब किया, हमने कब एक्सपेंस किया, कितने का, बस मल्टीप्लाई कर दें कैपिटलाइजेशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 30th अप्रैल से लेकर अकाउंटिंग एंड डेट तक, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डेट तक हमने इसको लेके चलना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8/12, ये इसका इंटरेस्ट आ गया 8/12। कितनी अमाउंट आ रही है, 8 ये टोटल करके 223, इसी तरह 2.3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 13.38%, परसेंटेज का साइन लगाएं या 0.1338 लिखें एंड मल्टीप्लाइड जुलाई 1 से 31 दिसंबर 5/12 इज इक्वल टू 12822 और इन दोनों को ऐड कर 35,122, ये है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड 35,122, ये देखिए। क्या आपको ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर है? अच्छा, इसी के ऊपर एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव मेथड भी अप्लाई हो सकता है, या तो आप ये करें, मैं बेसिकली इसी तरह से करता हूं कि हर इंडिविजुअल एक्सपेंस को उठाओ, किस दिन वो एक्सपेंस किया वहां से उसको लो और एंड तक छोड़ कर आओ। ओके, अकाउंटिंग एंड डेट या कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड डेट, जो पहले आ जाए वहां तक उसको छोड़ कर आओ। ये बात समझ आ गई? ये भी हो सकता है। अब आप खुद देखें, मैंने लोन लिया 2.5 मिलियन का, कब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा, मैं करूंगा 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 13.38% मल्टीप्लाइड बाय, मैं अगली अमाउंट तक किसको लेके जाऊंगा, मैं कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड या अकाउंटिंग एंड पीरियड तक नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहां तक लेके जाऊंगा। तो अप्रैल से जुलाई तक कितना टाइम लग जाएगा, मैं अप्रैल शामिल नहीं करना, मई जून एंड जुलाई, 3 मंथ, 3/12 इज इक्वल टू, अब ये अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, 0.0। अच्छा, अब जब जुलाई 31 पे पहुंचा ना, मैंने जर्नल बोरिंग से पहले 2.5 मिलियन लिया हुआ था, 2.3 मिलियन मजीद ले लिया। तो ऐसा नहीं है बेटा, जुलाई 31 से ऑनवर्ड मैं उसको टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दूं 4.8 मिलियन के ऊपर। क्या ख्याल है, इसको ऐड कर दो कि यहां तक टोटल कितना मैं कर्जदार हो चुका हूं, मैंने जर्नल बोरिंग से टोटल अमाउंट कितनी ले ली, तो मैंने कितनी अमाउंट कैलकुलेट कर दिया करो अपने एक्सपेंडिचर्स को, कितनी अमाउंट टोटल हम लोग ले चुके हैं 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 13.38% एंड मल्टीप्लाइड बाय जुलाई 31 से दिसंबर तक 5/12 इज इक्वल टू, गलत नहीं बता रहे, 2676 और इनको ऐड कर दो 0.34। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, अदरवाइज ये सेम अमाउंट आनी थी। ये देखें 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 13.38 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये अमाउंट आ रही थी। आप लोगों ने मुझे 0.08 बताया था ना, तो वो टोटल अमाउंट आ रही है 83625। इसी तरह से टोटल कर दो, एक्यूमुलेट कर दो एक्सपेंडिचर्स को
और उसके बाद का टाइम पीरियड देखो तो ये आ रही है 0.267 इस तरह से। अब जब इनको ऐड किया तो ये देखो ये सेम अमाउंट्स आ जाती हैं दोनों, यहाँ पर भी 351,225, यहाँ पर भी 351,225। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वही कर लेना। चाहो तो कैलकुलेट कर दो, चाहो तो हर एक्सपेंडिचर को सेपरेटली जाके डील कर दो। गॉट इट? जनरल बोरिंग से कैपिटलाइजेशन आप लोग फाइंड कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।